वेलकम एक डिस्कस श्रीवास्तव। आज हम कवर करने वाले हैं हमारा चैप्टर प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड फॉर क्लास 10 हिस्ट्री। एक बहुत ही छोटी सी वीडियो में, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो जो स्टार्टिंग हुई थी प्रिंट टेक्नोलॉजी की, जो हमारी हैंड प्रिंटिंग थी, जब सारी चीज़ों को हाथ से किया जाता था, वो हुई थी चाइना से और फिर वो जापान कोरिया तक पहुंची। चाइना में 85-94 से ही बुक की पब्लिश होना स्टार्ट हो गया था। अलग अलग प्रकार की बुक पब्लिश होती थी, रिलीजियस, एग्जामिनेशन एंड ऑल। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, चाइना के अंदर की एक जगह जिसका नाम था शंघाई, वो एक तरीके से पूरे प्रिंटेड मटेरियल का एक हब बन गई, जहां पर हर प्रकार का प्रिंटेड मटेरियल पाया जा रहा था। उसके बाद फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग कल्चर आया जापान में। जापान में जो लोग लाए थे उनका नाम था बुद्धिस्ट मिशनरीज। ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे चाइना से जापान के अंदर प्रिंट टेक्नोलॉजी लाने के लिए। जापान की पहली जो किताब प्रिंटेड हुई, जिसको जापान की सबसे पुरानी किताब भी माना जाता है, वो हुई थी डायमंड सूत्रा, जिसके अंदर 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट थे, ठीक है, और उसमें थोड़ी बहुत इमेजेस भी थी। उसके बाद ये जो प्रिंट कल्चर है, प्रिंट टेक्नोलॉजी है, ये पहुंचती है यूरोप। अब सवाल आता है ये यूरोप कैसे पहुंचती है। तो देखो, मार्को पोलो नामक एक इंसान था जो इटली का रहने वाला था और इसने बहुत समय चाइना में बिताया था। तो जब ये चाइना से वापस आता है इटली 1295 में, तो ये अपने साथ साथ चाइना से जो भी इसने सीखा है प्रिंटिंग को लेकर, वो भी लाता है। और इसी की मदद से यही जो बंदा होता है, यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है यूरोप के अंदर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लाने को। धीरे धीरे पूरे यूरोप के अंदर हर हिस्से में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पहुंच जाती है और चीज़ें प्रिंट होना स्टार्ट हो जाती हैं। यूरोप में मेले लगाए जाने लगते हैं, बुक्स फेयर ऑर्गेनाइज होने लगते हैं, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है, तो जो डिमांड होती है, जो किताबों की डिमांड बढ़ती जाती है, उसी तरीके से क्या होता है, जो लोग किताबें पब्लिश कर रहे थे, स्किल्ड हैंड राइटर्स, स्क्राइब्स, इनकी भी डिमांड बढ़ती चली जाती है। लेकिन अभी भी हमको ज़रूरत थी डिमांड के हिसाब से कि एक और अच्छी टेक्नोलॉजी हो जिससे हम और जल्दी से जल्दी प्रिंटिंग कर सके। उस टाइम पर फिर आती है गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग बेसिकली क्या था, एक मर्चेंट का बेटा था। शुरुआत से ही बहुत अमीर था, बहुत सारी इसके पास ज़मीन हुआ करती थी, और इसने बचपन से कुछ ऐसी चीज़ें सीखी थी जो इसको बाद में आगे चलकर बहुत काम आई। इसीलिए कहते हैं आप भी अपने बचपन में बहुत कुछ सीख लो। इसने बचपन से ही ओलाइव प्रेसेस और वाइन प्रेसेस को देखा था, और इन्हीं प्रेस से उसने इंस्पायर होकर डिसाइड किया कि वो प्रिंटिंग प्रेस बनाएगा। और जब उसने अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनाई, तो उसने मॉडल कहाँ से लिया, जो वो बचपन से देखते आ रहा था ओलाइव प्रेस, उसी का सेम मॉडल उसने यहाँ की प्रिंटिंग प्रेस में ले लिया। और बचपन से ही उसने क्या सीखा था, मेटेलिक मोल्ड्स बनाना सीखा था, सांचे बनाना सीखा था। उसी तरीके से जब उसने अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनाई, तो उसने सोचा हम प्रिंटिंग कैसे करेंगे, तो उसने किया कि हम यहीं से मेटेलिक मोल्ड्स ले लेंगे और उन्हीं से हम प्रिंटिंग कर लेंगे। यानी कि उसने हर एक लेटर के सांचे तैयार कर दिए सो दैट वो चीज़ों को प्रिंट कर सके। तो 1448 में गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस बनकर तैयार हो गई थी, और उसने जो पहली बुक पब्लिश की थी वो थी बाइबल, जिसकी उसने 180 कॉपीज पब्लिश की थी सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर। उस टाइम पर ये स्पीड बहुत ज़्यादा थी। ओके, उसके बाद आता है द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। प्रिंट रेवोल्यूशन क्या था, कुछ नहीं था। एक टाइम ऐसा आया जब इतना ज़्यादा प्रिंटिंग कल्चर की चीज़ें आ गई, इतने ज़्यादा प्रिंटेड मटेरियल पूरा अवेलेबल हो गया, इतनी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई कि पूरा जो वर्ल्ड था वो भर चुका था प्रिंटेड मटेरियल से, और इसी टाइम को हमने प्रिंट रेवोल्यूशन कह दिया। तो जैसे ही प्रिंट रेवोल्यूशन आया, तो उसका असर ये हुआ कि बहुत सारे लोग रीडिंग करने लगे, रीडिंग एक्टिविटी में जाने लगे। एक नई रीडिंग पब्लिक सामने आई, और वो रीडिंग पब्लिक पता है कौन सी थी, मैं बताता हूँ। पहले के टाइम पर क्या होता था, लोग पढ़ते नहीं थे, लोग सुनकर चीज़ों को सीखते थे। सपोज करो 10 लोग सीख जाएंगे, एक इंसान पढ़ेगा, तो उसको सुनकर लोग ज्ञान लेते थे, नॉलेज लेते थे। तो अभी एक डिफिकल्टी आ रही थी सबके सामने कि कैसे इस हियरिंग पब्लिक को, जो सुनकर सीखती है, उसको रीडिंग पब्लिक में बनाया जाए। तो पब्लिशर्स ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, ये जो लोग सुनकर सीखते हैं और जो जो ये कहानियाँ सुनते हैं, सुनकर ये सीखते हैं, हम उन्हीं कहानियों को क्या करेंगे, उन्हीं फॉकटेल्स को, उन्हीं बैलाड्स को यहाँ बुक्स में छाप देंगे अच्छी अच्छी पिक्चर्स के साथ, सो डैट जो लोग पढ़ भी नहीं पाते वो लोग एटलीस्ट पिक्चर्स देखकर किताबें खरीद लेंगे, और फिर उस बंदे के पास जाएंगे जो पढ़ लेता है और उसको बोलेंगे मुझे बता दो। तो इस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया कि हम हियरिंग पब्लिक को रीडिंग पब्लिक में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये चीज़, लेकिन फिर भी उन्होंने कर लिया। उसके बाद आता है एक ऐसा टॉपिक जो इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्टिन लूथर एंड द रोमन कैथोलिक चर्च। देखो, सब लोग इस चीज़ से खुश नहीं थे कि भाई इतना ज़्यादा प्रिंट हो रहा है। कुछ लोगों का मानना था कि अगर हमने ये जो जितनी भी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं इस पर एक कंट्रोल नहीं बनाया ना, तो आगे चल के क्या होने लगेगा, इससे नेगेटिविटी फैलने लगेगी। हो सकता है इससे कुछ ऐसी बातें सामने आ जाए जो इस सोसाइटी के लिए अच्छी ना हो, क्योंकि लोगों का मानना था जब अच्छी चीज़ें प्रिंट होंगी तो बुरी चीज़ें भी साथ ही साथ प्रिंट होगी। तो लोगों का मानना था कि जो प्रिंट हो रहा है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। इसी का एक उदाहरण था रोमन कैथोलिक चर्च और मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने क्या किया था, 1517 में 1517 में एक थ्योरी लिखी थी जिसका नाम था 95 थीसिस, जिसमें उसने क्या किया था, जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसमें होने वाले रिचुअल्स, उसमें होने वाली एक्टिविटीज़ को बहुत ही ओपनली क्रिटिसाइज किया था। और उसने जो ये लिखा था अपनी थ्योरी, उसको लोगों ने बड़ा पसंद किया था। इतना पसंद किया था कि जिसकी वजह से जो अपना ये चर्च था, इन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, जिसकी वजह से लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं उस पर एक कंट्रोल स्टैब्लिश करना पड़ेगा। मार्टिन लूथर ने तो यहाँ तक ये भी कह दिया था,
दैट प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, कि जो प्रिंटिंग है ना वो गॉड की सबसे बड़ी और सबसे महान गिफ्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो उसके बाद ये जो रोमन कैथोलिक चर्च है इन लोगों को बड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, जिसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हम एक अपने पास लिस्ट बनाकर रखेंगे जिसमें हम उन लिस्ट में क्या करेंगे, उन किताबों के नाम लिखेंगे जो जो हमने बैन कर दी है। तो 1558 से रोमन कैथोलिक चर्च वाले एक इंडेक्स बनाकर रखने लगते हैं जिसको बोला जाता है इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, जिसमें वो उन सभी किताबों की लिस्ट बनाकर रखते थे जो उन्होंने बैन कर दी है। इससे उन्हें क्या फ़ायदा हुआ, इससे उन्हें ये फ़ायदा हुआ कि वो प्रॉपर एक चेक रख पाए कि कौन पब्लिशर कैसी किताबें पब्लिश कर रहा है, उनके खिलाफ कौन क्या पब्लिश कर रहा है, एवरीथिंग। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रीडिंग मैनिया। रीडिंग मैनिया में कुछ नहीं है, बेसिकली जैसे जैसे 17th और 18th सेंचुरी टाइम बीतता गया, लोग और भी ज़्यादा लिटरेट होने लगे, लिटरेसी रेट बढ़ने लगी यूरोप में, जो चर्चेस थे वो उन्होंने स्कूल्स को सेटअप कर दिया। तो उससे क्या हुआ, जो पब्लिशर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, इन किताबों को उन लोगों तक भी पहुंचाएंगे जो इनको खरीद नहीं सकते। तो जो पब्लिशर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि पुअर ऑडियंस को टारगेट करने के लिए हम चीप क्वालिटी की किताबों को पब्लिश करेंगे, सस्ती सस्ती किताबों को पब्लिश करेंगे जो खराब क्वालिटी ऑफ पेपर पे बनी हुई होंगी। इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट था कि फ्रांस में कौन सी किताबें लाई गई थी, बिलोटिक्यू ब्लू। बिलोटिक्यू ब्लू क्या होती थी, चीप साइज, चीप कॉस्ट, बहुत ही ख़राब क्वालिटी वाली किताबें होती थी जिनको बहुत ही ख़राब पेज पे प्रिंट किया जाता था, लेकिन इनकी खास बात ये थी कि ये बहुत सस्ती होती थी सो दैट जो पुअर ऑडियंस है वो उनको खरीद पाए। इंग्लैंड में भी सेम चीज़ की गई थी, पेनी चैप बुक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था जो एक एक पेनी में इंग्लैंड में अवेलेबल हो जाती थी। ये सवाल आया था अभी प्री बोर्ड में कि बिलोटिक्यू ब्लू कहाँ हुआ था और पेनी चैप बुक्स कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इनको लाया क्यों गया था, सो दैट वो पुअर ऑडियंस को टारगेट कर सकें और पुअर ऑडियंस भी इन किताबों को खरीद सके। उसी टाइम पर एक नोवेलिस्ट है लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, जो इस प्रिंटिंग से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और उन्होंने एक ऐसी चीज़ कही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने कहा था, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट कैन स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, ये सबसे पावरफुल इंजन है और जो पब्लिक ओपिनियन है यानी कि जनता का मत है, हमारा तुम्हारा जो मत है वो क्या है, उसके अंदर इतनी पावर है कि ये मोनार्की को, डिक्टेटरशिप को, इन सबको उखाड़ के फेंक सकता है। और लुइस सेबेस्टियन मर्सियर क्या करते थे, ये खुद नोवेल लिखा करते थे और इनकी नोवेल की ऑलमोस्ट कहानी सेम होती थी। ये क्या करते थे, अपनी कहानियों में एक सिंपल चीज़ रखते थे कि जैसा ही इनका हीरो कुछ पढ़ लेता था, सडनली उसकी लाइफ में चेंज आ जाता था और वो हीरो सडनली सब कुछ जीत जाता था। तो इन्होंने जो नोवेल्स लिखी, उन्होंने हर नोवेल्स में जनरली क्या बताया, उन्होंने अपनी हर नोवेल्स में क्या बताया कि जैसे ही जो हीरो है वो कुछ पढ़ लेता है, उसकी लाइफ सडनली चेंज हो जाती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे प्रिंट कल्चर से। प्रिंट कल्चर इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कई लोग मानते हैं कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, उसका एक बहुत बड़ा कारण था ये प्रिंट कल्चर, इतना ज़्यादा चीज़ों का प्रिंट होना। और इसके लिए लोग कई सारे आर्ग्यूमेंट्स भी देते हैं, जैसे यहाँ पे तीन चीज़ें दी गई हैं कि पहली चीज़ क्या है, प्रिंट कल्चर की वजह से क्या हुआ था, जो लोग अच्छी अच्छी बातें लिखते थे, जो रिवॉल्यूशनरी थिंकर्स थे जैसे कि वोल्टेयर, रोसेउ, उनके आइडियाज सब जनता तक पहुँच पाए और जनता उनसे मोटिवेट हो पाए और दुनिया को एक नई नज़र से देख पाई। इसकी वजह से भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। बिल्कुल सही बात है, प्रिंट कल्चर में क्या हुआ था, हर तरीके के आइडियाज़ जनता तक पहुँच रहे थे, बड़े बड़े रेवोल्यूशनरी थिंकर्स वोल्टेयर, रोसेउ, इनके क्रांतिकारी आइडियाज भी लोगों तक पहुंच रहे थे। दूसरा रीजन बोला जाता है जो ये बताता है कि प्रिंट कल्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो ये कहता है कि प्रिंट कल्चर की वजह से क्या हो गया था, लोग अवेयर हो गए थे। क्यों? क्योंकि प्रिंट कल्चर ने एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट कर दिया था जहां पर लोग डायलॉग एंड डिबेट किया करते थे और जहां पर भी डिबेट होते हैं उसका मतलब वहां पर सोसाइटी अवेयर हो जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन दिया जाता है। तीसरा रीजन दिया जाता है क्यों प्रिंट कल्चर की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, कि प्रिंट कल्चर की वजह से कई ऐसे फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग आए जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से फनी वे में मजाक तरीके से भी क्या किया गया, जो सोशल प्रॉब्लम्स थी उनको मॉक किया गया, उन पर व्यंग किया गया, जैसे कार्टून्स की मदद से, कैरिकेचर्स की मदद से। कैरिकेचर सिंपली जैसे आप मिस्टर बीन देखते हो या ये जितने भी कार्टून्स हैं, तो इनमें हम क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी के आसपास की जितनी प्रॉब्लम्स को इनको फनी तरीके से दिखाते हैं। उसी तरीके से उस टाइम पर भी वही किया जाने लगा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर भी, कि जो प्रिंटिंग प्रेस वाले थे उन्होंने क्या किया था, कार्टून्स और कैरिकेचर्स को पब्लिश किया था कि जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं वो लोग कार्टून्स को देखकर समझ जाएं। इन्हीं तीन रीजन को दिया जाता है जो ये बताते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और प्रिंट कल्चर के बीच में कोई ना कोई रिलेशन था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में बेसिकली क्या हुआ था, चिल्ड्रन के लिए एक प्रॉपर प्रेस सेटअप कर दी गई थी फ्रांस में 1857 में, और जो ग्रिम ब्रदर्स थे उन्होंने क्या किया था, इस चिल्ड्रन की प्रिंटिंग प्रेस के लिए फॉक टेल्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। वुमेन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई थी, एज रीडर की भी और राइटर की भी, यानी लिखती भी थी पढ़ती भी थी, जैसे जेन ऑस्टिन बहुत ही इंपॉर्टेंट नोवेलिस्ट हैं। और फिर बाद में क्या हुआ था, 18th सेंचुरी में एक प्रॉपर अच्छी तगड़ी पावर प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी हमारे पास, जिसको डेवलप किया था रिचर्ड एम हो ने, जिसके अंदर कैपेबिलिटी थी 8000 शीट्स पर आवर को प्रिंट करने की। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंज आते गए। अब हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया में पहले क्या होता था, मैन्यूस्क्रिप्ट चलन में थी और इंडिया में बहुत ही पुराना इतिहास है।
मेन्यूस्क्रिप्ट का। मेन्यूस्क्रिप्ट में बेसिकली होता क्या था, ये जो थी इनको ईजिली आप हैंडल नहीं कर सकते थे, इनको जनरली पाम लीव्स पर लिखा जाता था, कॉपी किया जाता था, बहुत ही फ्रेजाइल होती थी और इनको हमेशा लिमिटेड नंबर में बनाया जाता था। साथ ही साथ ये बड़ी एक्सपेंसिव होती थी और इनको पढ़ना भी बहुत मुश्किल काम होता था। तो जैसे ही प्रिंट इंडिया में आई तो ये मेन्यूस्क्रिप्ट का चलन धीरे धीरे कम होता गया, इसीलिए आज के टाइम पर आपको मेन्यूस्क्रिप्ट देखने को मिलती ही नहीं है, म्यूजियम में भले ही देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस कैसे आई? इंडिया में प्रिंटिंग कल्चर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे पोर्टुगीज मिशनरीज, यानी पुर्तगाल से आने वाले लोग जो गोवा में आए थे प्रिंटिंग प्रेस लेके। उसके बाद क्या हुआ, हमारे इंडिया की जो पहली तमिल बुक पब्लिश हुई थी वो पब्लिश हुई थी 1579 में कोचिन पर। किसने किया था पब्लिश? कैथोलिक प्रीस्ट ने किया था। उन्होंने हमारे इंडिया की पहली मलयालम बुक को भी पब्लिश किया था, कब? 1713 में। और उसके बाद अगर मैं पूछूं कि इंडिया में इंग्लिश प्रिंटिंग कल्चर कब आया, इंडिया में इंग्लिश की चीज़ें प्रिंट करना होना कब स्टार्ट हुई, तो ये स्टार्ट हुई 1780 से। 1780 से इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि 1780 में एक बंदा जेम्स ऑगस्टस हिकी ने उसने एक इंग्लिश मैगजीन को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था बंगाल गैजेट, और माना जाता है यहीं से क्या हुआ, हमारे इंडिया में इंग्लिश प्रिंटिंग कल्चर आ गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, रिलीजियस रिफॉर्म्स इन पब्लिक डिबेट्स। तो अब जनता तक जो ऑडियंस थी उस तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पहुँचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मसालेदार चीज़ें लिखने लगते हैं, है ना, मसालेदार चीज़ें बोलने लगते हैं। यही सेम चीज़ की गई उस टाइम पर भी। पब्लिशर्स ने ऐसे ऐसे टॉपिक पर लिखना शुरू किया, राइटर्स ने ऐसे ऐसे टॉपिक पर लिखना शुरू किया जो मसालेदार थे, कंट्रोवर्शियल थे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक वो पहुंच पाए। जैसे सबसे पहले राम मोहन राय ने संवत कौमुदी लिखी 1821 में, और राम मोहन राय ने जो संवत कौमुदी लिखी थी 1821 में, इसके विरोध में हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने क्या लिख दिया, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने समाचार चंद्रिका लिख दी। 1822 से 2 फारसी यानी पर्सियन न्यूज़पेपर्स भी हमारे मार्केट में आ गए थे, इंडियन मार्केट में, जिनका नाम था शामशुल अकबर एंड जामे जहांनामा। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी एग्जैक्ट, इसमें कुछ थ्योरी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, 1867 में जो देवबंद सेमिनरी थी उसको फाउंड किया गया और उसने फातवास को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। 1810 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया में पहला रामचरितमानस का एडिशन कब प्रिंट हुआ था एंड कहाँ पर प्रिंट हुआ था? 1810 में कैलकाटा में प्रिंट हुआ था। तो क्या होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचने के लिए हम लोग वो लोग जो थे उस टाइम के राइटर्स, पब्लिशर्स, कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर लिखने लगे, रिलीजियस टॉपिक्स पर लिखने लगे, सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाए। वुमेन इन प्रिंट में हम देखेंगे कि कैसे जो वुमेन की लाइफ थी उस टाइम पर बहुत ही बुरी मानी जाती थी क्योंकि उनको पढ़ने दिया ही नहीं जाता था। कुछ लोगों का मानना था, जो कंजर्वेटिव हिंदूज थे यानी कि जो पुरानी सोच वाले हिंदूज थे, वो लोग मानते थे कि अगर कोई वुमेन पढ़ लेगी तो वो विडो हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। कुछ मुस्लिम्स का मानना था कि अगर कोई वुमेन पढ़ लिख जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो करप्ट हो जाएगी, वो भ्रष्ट हो जाएगी, उसका फिर सही कैरेक्टर नहीं रहेगा। तो ऐसी ऐसी मानसिकताएं उस टाइम पर चलती थी, लेकिन फिर भी कई सारे वुमेन ने अपने लिए स्ट्रगल किया और अपने लिए हक की बात की। जैसे ऐसी एक वुमेन थी राज सुंदरी देवी, इन्होंने क्या किया, अपनी शादी के बाद अपने किचन में रहकर छुप कर ये पढ़ती थी, लिखती थी, और ये सब करने के बाद इन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी को पब्लिश किया था जिसका नाम था अमर जीवन 1876 में। वुमेन की ही लाइफ पर एक और किताब लिखी गई थी, स्त्री धर्म विचार, जिसको लिखा था राम चड्ढा ने। ये राज सुंदरी देवी की अमर जीवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ प्रिंट कल्चर में हमारे देश में भी यही सेम चीज़ की गई कि हम चाहते थे पुअर पीपल प्रिंट कल्चर में आए, प्रिंटिंग चीज़ों को पढ़ें, तो हमने क्या किया, उन्हीं की लाइफ के बारे में लिखना शुरू कर दिया। जैसे ज्योतिबा फुले ने क्या किया था, 1871 में गुलामगिरी एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने किसके बारे में बात की थी, ये जो जातीय इनइक्वालिटी हो रही है, कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी होती है, उस बारे में बात की थी। एक कानपुर के मिल वर्कर ने खुद एक किताब लिखी थी 1938 में जिसका नाम था छोटे और बड़े का सवाल, इसको लिखा था काशी बाबा ने। एक और मिल वर्कर ही थे सुदर्शन चक्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक लिखी थी सच्ची कविताएं। ये एक्चुअली सच्ची कविताएं एक कलेक्शन था बहुत सारी पोएम का, ठीक है। अभी मूव ऑन करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। ये एक्ट क्या था, बेसिकली 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो ब्रिटिश वाले हैं वो डिसाइड करते हैं कि इंडिया में जो भी चीज़ें प्रिंट हो रहे हैं उस पर वो अपना डायरेक्ट कंट्रोल को इस्टेब्लिश करेंगे, और इसी की वजह से वो क्या करते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू करते हैं। ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मॉडल था ये कहाँ से लिया गया था, ये आयरस प्रेस मॉडल से लिया गया था। इस एक्ट में होता क्या था, इस एक्ट की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी कि वो कंट्रोल कर सकते थे चीज़ों को, इंडिया में जो भी प्रिंट हो रहा है। उनको सबसे पहली पावर मिली थी राइट टू सेंसर, यानी कि वो इंडिया में जो भी चीज़ें पब्लिश हो रही है उनको सेंसर कर सकते थे, एक तरीके से जज कर सकते थे कि वो प्रिंट होने लायक है या नहीं है। वो बेसिकली क्या करते थे, जो भी चीज़ें प्रिंट होती थी उसको रिव्यू करते थे कि वो सिडिशियस है या सिडिशियस नहीं है। सिडिशियस का मतलब कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उनको ब्रिटिश के खिलाफ भड़का रही है। अगर कुछ ऐसी चीज़ होती थी जो उनको ब्रिटिश के खिलाफ भड़काए लोगों को, तो वो उसको पब्लिश नहीं होने देते थे, और जो नॉन सिडिशियस होता था उसको वो पब्लिश होने देते थे। यानी बेसिकली गए तो अपने हिसाब से प्रिंट कल्चर को चलाते थे। साथ ही साथ उन्होंने एक और नियम बना रखा था कि अगर कोई
न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन, कोई पब्लिशर सेडिशियस चीज़ों को प्रिंट करेगा, यानी कि ऐसी चीज़ों को प्रिंट करेगा जो उनको ब्रिटिश के खिलाफ, लोगों को ब्रिटिश के खिलाफ भड़का रही हो, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उस पब्लिशर को बंद कर देंगे, एक पहले वार्निंग देंगे, और अगर वो वार्निंग भी नहीं मानेगा तो उस पब्लिशर की जितनी भी मशीन है उनको सीज कर देंगे, सब जब्त कर लेंगे। ये सभी चीज़ें भी ब्रिटिश वालों ने की थी सो दैट वो इंडिया में क्या कर सके, इंडिया में वो अपना डायरेक्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सके प्रिंटिंग हुई प्रिंटेड चीज़ों पर भी, पब्लिशर्स पर, राइटर्स पर भी। इन सब के बावजूद भी हमारे इंडिया वाले नहीं माने, जोश इतना था उनके अंदर। बाल गंगाधर तिलक ने तब भी एक अपना लिखा केसरी, जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा था 1908 में। इस केसरी में एक्चुअली उन्होंने बताया था कि कैसे ब्रिटिश वालों ने ज़बरदस्ती हमारे देश से कई सारे लोगों को देश से निकाल दिया था, पंजाबियों को देश से निकाल दिया था। इसकी वजह से उनको, बाल गंगाधर तिलक जी को जेल भी हुई थी, क्योंकि उन्होंने वर्निकुलर प्रेस एक्ट को तोड़ दिया था। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, अभी हमारे चैप्टर का डी एंड होता है। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी। समझ आई है तो एक बार फीडबैक मुझे ज़रूर बता जाना मुझे। आई डोंट नो कितनी मिनट की वीडियो हो गई हो, आई होप सो छोटी ही रही होगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।